करना पड़ा और उसके बाद सब कुछ दोबारा से करना पड़ा, तो थोड़ा टाइम लग रहा है हमें, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। तो प्लीज मुझे व्हाट्सएप पे पर्सनल इस पे यूट्यूब का लिंक दे दो। सेंड कर देता। हाँ, मेरे पर्सनल इस पे कर दो, क्योंकि मैंने ना पेरेंट्स को भी देखना है, तो लेकिन उनको ना ये सब आता नहीं है देखना, तो मैं 1-2 मिनट में उनको सेटिंग करके दे देती हूँ और उसके बाद है ना हम अपना क्लास स्टार्ट करेंगे। मैंने YouTube लिंक भेज दिया है आपको। ओके, थैंक यू। हाँ, सुशील शेयर कर दिया। सुशील युवा धम्मा सीकर्स में डाल दिया है। ओके ओके। ओके, वी आर रेडी टू स्टार्ट। तो हम शुरू करने के लिए तैयार हैं। सॉरी, आज जो भी गड़बड़ हुई, मतलब पहले तो हमें बहुत लेट हो गया और ये बिल्कुल अनअवॉइडेबल था। ये सारी टेक्निकल चीजें थी, हम लोग पंक्चुअल थे, हमने 7:30 बजे से सब सेटअप करके रख दिया था और लास्ट मोमेंट पे जो है मेरे कंप्यूटर में प्रॉब्लम आ जाने की वजह से मुझे जो है लीव मीटिंग करके बाहर जाना पड़ा और जब मैं अंदर आने की कोशिश कर रही थी तब तक 100 लोगों का कैपेसिटी खत्म हो गया था और मैं खुद ही अंदर नहीं आ पा रही थी। और जब मैं खुद ही अंदर नहीं आ पा रही थी तो फिर क्लास का क्या होता ना, क्योंकि क्लास के लिए मैंने कोई को स्टडी लीडर नहीं रखा है। अगर कोई को स्टडी लीडर होता, दूसरा भी लीडर होता, तो वो आज का क्लास संभाल लेता। और ये सब सॉर्ट आउट करने के लिए पूरे मतलब 20-21 मिनट हमें आज लग गए हैं, जो कि बहुत ही खतरनाक, यानी लिमिट के बाहर का लेट टाइमिंग है। फिर उसके बाद मुझे थोड़ा सा अपने पेरेंट्स को भी सेटअप करके देना पड़ता है, क्योंकि वो उनको टेक्नोलॉजी बिल्कुल समझ में नहीं आती है। तो फिर मैं कहीं और शिविर में पार्टिसिपेंट होती तो इधर उधर जा सकती हूँ, लेकिन फिर से लीड कर रही हूँ और तो इसकी वजह से भी मुझे थोड़ा सा रुकना पड़ा। सॉरी, उनको भी बहुत सुनने की इच्छा होती है, तो वो भी मेरे दिमाग में पीछे चलते रहता है कि यार वो मैं आज नहीं कर पाई, तो फिर वो भी ठीक नहीं था, तो इसलिए मैंने किया। तो सच में उस सब चीजों के लिए और टेक्निकल चीजों के लिए और मेरी भी कुछ जो पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से हम थोड़ा सा लेट स्टार्ट कर रहे हैं, उसके लिए आपसे माफी चाहूंगी। और हम जो है यहाँ से आगे शुरू करेंगे। तो जैसे कि हमने देखा था, हम देख रहे थे एंटहिल की कहानी देख रहे थे और जो ये चींटियों का घर है ना, वो चींटियों का घर जो है हमने देखा था कि क्या होता है ना, और उसका दिन भर जलना क्या होता है और उसका रात भर धुआं निकलना क्या होता है, वहां पे हम रुक गए थे। और फिर आगे हम देखने वाले थे आज कि उसमें से जो बाकी एक एक चीजें निकल रही है वो मतलब क्या है, और उनको क्यों जल्दी जल्दी ऐसे फेंक देना है।
तो सबसे पहले बात तो ध्यान देने वाली ये है, जैसे पिछले इसके साथ आज का स्टडी अगर हम कनेक्ट करते हैं तो ये चींटियों का घर है ना। और ये चींटियों का घर, अब चींटियां नहीं है उसमें, है ना, लेकिन वो घर जो है ना दिन भर जलते रहता है और रात भर उसमें से धुआं निकलते रहता है। ठीक है, अब कोई भी अगर चीज जल रही है ना, तो वह ऐसे ही थोड़ी ना जलेगी ना। अगर चूल्हा जल रहा है, या लकड़ी जल रही है, या कोयला जल रहा है, या पेट्रोल डीजल जलने वाली जितने भी ज्वलनशील पदार्थ आपको मतलब पता है, वो कुछ भी अगर जल रहे हैं तो वो क्यों जल रहे हैं, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ना। तो वो इसलिए जल रहे हैं क्योंकि उसमें जलने लायक चीजें हैं या उसमें ईंधन है ना। तो लकड़ी जो है वो तब तक जलेगी जब तक वो लकड़ी है जलने के लिए, ना। कोयला भी तब तक जलेगा जब तक वो कोयला है उसमें जलने के लिए, है ना। जो राख बन जाती है वो नहीं जलता, लेकिन वो जलने लायक जो कोयला होता है वो जो है वो जलते रहता है ना। तो अगर ये जो एंटिल है, ये जो चींटियों का घर है, ये जो वमिक है, जो हमने देखा था कि जो हमारा अपना शरीर है, तो फिर ये जल रहा है, तो फिर वो क्यों जल रहा है और वो कौन सी चीजें हैं हमारे साथ जिसके अंदर जिसकी वजह से ये जल रहा है ना। और अगर इसका जलना खत्म करना है, अगर इसको बुझाना है, इसका दिन भर जलना और इसका रात भर धुआं निकलना, ये अगर बुझाना है तो फिर हमें वो सारी चीजें खत्म करनी पड़ेगी जिसकी वजह से ये जल रहा है ना। तो अब आपको ध्यान आ रहा होगा कहानी में कि एक एक चीजें जो है वो निकल रही है उसमें से, और फिर वो उसको कह रहा है कि इसको फेंक दो, इसको फेंक दो, इसको फेंक दो, क्योंकि ये वही चीजें हैं जिसकी वजह से जो है ये चींटियों का घर जो है वो जल रहा है ना। तो फिर ये कौन सी चीजें हैं ये हमें देखना है। और फिर आप सोच सकते हैं कि एक एक करके जब इसको आप फेंकते जाएंगे तो क्या होगा ना, आपके स्टोव में का रॉकेल है या आपके क्या कहते हैं इसमें का गैस सिलेंडर में का गैस है ना, या जिस, तो वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है। तो पूरी स्टडी में जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तब आपको ये भी देखना है कि अब ये जो चीज मैंने फेंक दी है इसकी वजह से अब क्या फर्क पड़ रहा है, उसकी आग पे क्या फर्क पड़ रहा है। वो जो मेरा ह्यूमन बॉडी है, वो जो मेरा मानवीय शरीर है जो दिन भर जल रहा है, जो रात भर धुआं निकल रहा है ना, उसके ऊपर उसका क्या असर पड़ रहा है। तो सबसे पहले कुछ सवाल हमने स्किप कर दिए हैं, है ना, कि वो दिव्य पुरुष मतलब कौन, ब्राह्मण मतलब कौन, है ना, जिसको खोदने के लिए बोला गया है वो कौन है, वो सुमेध है ना। वो खोदने वाला चाकू कौन सा है, और वो खुदाई करना मतलब क्या। तो ये सारे सवाल को मैंने कहा था कि हम स्किप कर देंगे और हम आगे बढ़ेंगे, आगे का हम देखेंगे, है ना। और फिर बाद में एकदम अंत में जब हमारी स्टडी खत्म होने के लिए आएगी तब हम इन 4 सवालों को दोबारा से देखेंगे। तो तब तक आपको ये सोचते रहना है बैकग्राउंड में, मैं जवाब नहीं दूंगी, लेकिन ये होमवर्क रहेगा आपके लिए थ्रू आउट कि वो दिव्य व्यक्ति मतलब कौन, वो जिसको खोदने के लिए कहा गया है वो कौन है ना। वो जो खुदाई कर रहा है मतलब वो कौन है, खोदने के लिए जो जिस चीज का वो इस्तेमाल कर रहा है चाकू का, वो चाकू मतलब क्या, और खुदाई करना मतलब क्या। तो इन सवालों को स्किप करते हुए हम डायरेक्ट खुदाई के काम की ओर आगे बढ़ते हैं। तो सुमेध जो है वो खोद रहा है, और खोदने के बाद सबसे पहले उसको मिलता है दरवाजे में लगाने वाला एक लकड़ी का टुकड़ा, जो कि दरवाजे को बंद करने के काम में आता है। इंग्लिश में इसको डोर बार बोलेंगे, बार यानी रोकना होता है, और दरवाजे को वो अगर लगाते हैं तो वो दरवाजे को खुलने से रोकता है ना। और दरवाजे की कड़ी आप बोल सकते हैं, या वो कुछ भी आप बोल सकते हैं, वो जो दरवाजे को बंद रखता है, वो जो दरवाजे को खुलने नहीं देता। तो ऐसा वो उसको डोर बार मिलता है, कड़ी मिलती है दरवाजे की।
तो हमारा जो सवाल है आज का वो ये है कि ये डोर बार मतलब क्या, ये दरवाजे की कड़ी मतलब क्या। क्योंकि जब वो उस दिव्य पुरुष को या व्यक्ति को दिखाता है कि मुझे ये मिला है, तो वो दिव्य पुरुष उसको ये कहता है, या दिव्य व्यक्ति ब्राह्मण, फर्क नहीं पड़ता है ना, कि इसको तुरंत ही फेंक दो, इसको अपने पास नहीं रखना है, तुमने इसको जितने जल्दी हो सके तुरंत ही फेंक देना। तो मैं यहाँ पे 1-2-3 मिनट रुकना चाहूंगी और मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जो लोग जूम पे है, 1-2 लोग हैंड रेस कर सकते हैं, सिर्फ 2, ज्यादा नहीं, मतलब हैंड रेस कितने भी करें आप, लेकिन 1-2 लोगों का ही हम सुनेंगे। और सॉरी, यूट्यूब पर जो लोग हैं और जो लोग वहां से देख रहे हैं, मैं उनसे माफी मांगना चाहूंगी कि आप लोगों को भी जवाब पता है लेकिन आप दे नहीं पाएंगे कुछ इस तरह के इंटरेक्शन के कारण। लेकिन अगर आपके जवाब मेल खाते हैं तो आप खुश हो जाइए, अगर नहीं खाते हैं तो भी मतलब आप उनको सुन सकते हैं। हो सकता है कि अगली मीटिंग में आप अंदर हो, ये लोग बाहर हो, और तब जो है आप अपना हैंड रेस करके जवाब दे सके। तो होमवर्क भी दिया था मैंने शनिवार को, और आज सोमवार है, उम्मीद है कि आपने सोचा होगा। तो मैं 1 या 2 लोगों से सुनना चाहूंगी कि ये डोर बार मतलब क्या है, ये दरवाजे की कड़ी मतलब क्या है, और इसको क्यों तुरंत ही फेंक देने के लिए बोला गया। ललिता खोब्रागडे. हेलो. हेलो. हाँ हाँ ललिता जी आप बोलिए. हाँ मोक्षसाला जी आप म्यूट है. हाँ, वो अज्ञान अज्ञान हो सकता है, अविद्या हो सकती है, क्योंकि बंद दरवाजे में कड़ी है, मतलब ज्ञान के दरवाजे बंद है। तो मतलब ज्ञान के दरवाजे बंद यानी अज्ञान ही हो सकता है, अविद्या। ठीक है, और क्यों उसको जल्दी से फेंक देने के लिए कहा है? हाँ, तो अज्ञान को तो फेंकना ही चाहिए ना। अज्ञान को फेंक देंगे तभी तो प्रज्ञा आएगी। तो इसलिए वो अज्ञान को फेंक देना ही जरूरी है, बहुत जरूरी है। ठीक है, ठीक है ललिता जी, थैंक यू आपके जवाब के लिए। और किसी का तो हैंड रेस देखा था मैंने, सरस्वती या श्रावस्ती, पता नहीं, श्रावस्ती। सुशील, इनको अनम्यूट होने में हेल्प करो। हाँ जय भीम, मेरा भी यही उत्तर था कि अविद्या या हाँ, अज्ञान, उसके कारण हम अपने मन में मतलब अकुशल विचारधाराएं जाती है ना, इसके कारण हमको आगे नहीं बढ़ पाते, हम अच्छा, सचेतन मन की तरफ नहीं बढ़ पाते हैं। यही मेरा भी, आगे नहीं बढ़ पाते मतलब किस तरह से आगे नहीं बढ़ पाते? प्रज्ञा की तरफ नहीं बढ़ पाते हैं अविद्या के कारण। क्या होता है अविद्या के कारण? अविद्या के कारण बहुत सारा कचरा रहता है, जो कचरा भी जो बताया गया है ये, तो वो जाने के लिए आगे रोकता है, जो कुंडी जो बताई है, तो उसको जल्दी से जल्दी फेंकना है। ओके, ये अज्ञान, स्टडी लेने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि सबको जवाब मालूम है। ठीक है, मैंने 2 लोग कहा था, 2 लोग हो गए हैं, तो हम आगे जाएंगे। और दोनों ही लोगों ने जो है एकदम सही जवाब दिया है कि ये दरवाजे की जो कड़ी है ना, ये जो दरवाजे की कड़ी है, ये मतलब अविद्या है। और हाँ, ये बिल्कुल ही अविद्या है
है ना। और अविद्या को सबसे पहले इसलिए फेंक देना है क्योंकि अगर दरवाजा बंद है ना, अगर दरवाजा बंद है तो कुछ भी अंदर आएगा ही नहीं, कुछ भी अंदर आएगा ही नहीं, है ना। या फिर ठीक है, इस तरह से भी आप सोच सकते हो कि वो जो आग जली हुई है और उसका सारा पेट्रोल जो है वो अंदर पड़ा हुआ है उसके, और अगर आपने दरवाजा बंद करके रखा हुआ है तो वो पेट्रोल कम कैसे करेंगे। वो जो हमने देखा था, क्या लू, हाँ ठीक है, वो जो हमने देखा था कि जो एंटिल है वो इस तरह से है ना, जमीन के ऊपर कुछ हिस्सा है और जमीन के नीचे कुछ हिस्सा है ना, और उसकी खुदाई चल रही है। हाँ, अब उसको जलाने वाली या जलते रखने वाली, हाँ वो निरंतर है ना, जल रहा है ना। तो वो सारी चीजें जो है यहाँ पर जमीन, यहाँ पे जहाँ पे भी आप इमेजिन कर सके, अब मेरे पास कोई ढंग की चीज नहीं है, जो मिला मैंने हाथ में उठा लिया, तो जमीन के ऊपर वो जल रहा है ना। लेकिन उसको जलाने वाली चीजें जो है वो सारी यहाँ पे नीचे है, जलना और धुआं निकलना यहाँ पे दिख रहा है। हाँ? जो आप दुनिया में दिन भर है ना व्यवहार कर रहे हो ना, तो मुझे दिख रहा है आपका चिड़चिड़ करना, आपका जो भी है ना, वो मुझे दिख रहा है। लेकिन वो सब हो कहाँ पे रहा, कहाँ से रहा है, तो वो जो भी जलाने वाली चीजें अंदर है ना, उसमें से वो हो रहा है। अब यहाँ पे खुदाई चल रही है, तो यहाँ से खुदाई शुरू हुई है और वो नीचे बहुत गहरा है, 2 मीटर 3 मीटर, वो अगर चिटिया बहुत ज्यादा है तो वो और भी कई मीटर गहरा हो सकता है। आपको मालूम है 2 मीटर कम नहीं होता है। जैसे कोई सलवार कमीज पहनता होगा ना और उसके साथ दुपट्टा होगा ना, तो वो उसकी लंबाई 2 मीटर की होती है ना। तो अगर उसको ऐसे पकड़ के देखो ना, तो हमारी हाइट से भी वो दुपट्टा जो है वो ज्यादा ऊंचा होता है, 2 मीटर। यानी आप सोच सकते हैं कि वो कितना गहरा और कितनी सारी चीजें अंदर भरी पड़ी। और अगर सबसे पहले वहां पे दरवाजा है और दरवाजे की अगर दरवाजा है और वो कड़ी अगर उसमें लगी हुई है, बिना कड़ी का दरवाजा तो खैर कोई भी खोल के अंदर बाहर आ जा सकता है ना, लेकिन अगर उसमें कड़ी लगी हुई है तो फिर अंदर तो कुछ भी नहीं जा सकता। और जब अगर अंदर जाओगे नहीं तो फिर वो सारी चीजें जो है वो निकाल के बाहर कैसे फेंकोगे। तो आपका जो भी पेट्रोल है, जो भी आपका डीजल है, जो भी आपका रॉकेल है, जो भी आपके सिलेंडर के अंदर का गैस है, वो हमेशा वहीं पे रहेगा और ये आपका निरंतर जलना और धुआं निकलना जो है वो वैसे के वैसे वो है जारी रहेगा, है ना। तो इसीलिए कहा गया है कि इस अविद्या को जो है फिर तुरंत से फेंक देना है, अपने पास नहीं रखना है। मतलब इस कड़ी को जो है ना वो तुरंत से फेंक देना है। अब कड़ी ही नहीं रहेगी तो क्या होगा ना कि आप दरवाजे को लॉक नहीं करो और दरवाजा जो है वो खुला रहेगा। हाँ, तो आप जिस चीज आप भी अंदर बाहर आ जा सकते हैं और दूसरे लोग भी जो है वो अंदर बाहर आ जा सकते हैं, है ना। तो इस तरह से, लेकिन एक बार आपने कड़ी लगा दी, आजकल अभी मैं सोती हूँ ना, तो जैसे ही मैं सोने के लिए जाती हूँ ना, तो फिर मैं अपने रूम को अंदर से कड़ी लगा देती हूँ, तो फिर बेचारे मेरे मम्मी पापा ना वो अंदर नहीं आ पाते। अब ये मैं जानबूझ के नहीं करती, लेकिन अभी मैं पिछले कुछ दिनों में मतलब साल भर है ना मैं कम्युनिटी में रह रही थी, तो कम्युनिटी में रहते हुए ना मुझे वो आदत लग गई कि बस अपने रूम में जाते बराबर है ना अंदर से कड़ी लगा दो, क्योंकि वहां पे भाजा, आपको पता है वहां पे सांप आते हैं और बहुत सारी चीजें आती है ना। तो एक तरह से वो साल भर की ना बिल्कुल आदत ही हो गई कि रूम के अंदर जाते ही ना कड़ी लगा दो। तो बहुत बार मेरे मम्मी पापा बाहर भी जाते वॉकिंग के लिए, तो मैं अपने मेन दरवाजे को भी अंदर से कड़ी लगा देती हूँ और फिर उनको रुकना पड़ता है बाहर। तो ये एक हैबिट हो गई है और उस तरह से तो उसकी वजह से क्या होता है ना कि ना बाहर से कोई अंदर बाहर आ सकता है, मतलब कोई भी चीज या कुछ भी, और ना ही मतलब आपने कड़ी लगा के रखी हुई है ना, आप कड़ी का इस्तेमाल कर रहे हो, तो आप है ना इजाजत नहीं दे रहे हो, है ना, दूसरी चीजों को या दूसरे लोगों को या दूसरे व्यक्तियों को जो है वो अंदर आने की आप इजाजत नहीं दे रहे हो। तो फिर ये जो है, अगर ठीक है बाहर से अभी फिलहाल हम नहीं सोच रहे कि हमें कुछ लेना है, लेकिन हो क्या रहा है ना कि हाँ ये मेरी बॉडी है, ये मेरा ह्यूमन बॉडी है, ये एंटिल है
है ना, बम भी क्या कहते हैं उसको, या वारूड है, इसमें आग लगी हुई है और मैं जल रही हूँ और मैं दुख में हूँ और मैं परेशानी में हूँ, कौन जलते रहना चाहता है ना। लेकिन मैंने क्या करके रखा है, मेरे अंदर वो कड़ी है और कड़ी होने के कारण जो है वो चीजें मैं बाहर निकाल ही नहीं पाऊंगी, और इसलिए उस कड़ी को जो है ना वो तुरंत फेंक देना है। अभी बहुत ही अच्छे से आप लोगों ने बताया कि ये अविद्या है और फिर अविद्या को हमें बाहर निकाल के फेंक देना है। तो मेरा सवाल ये है कि अविद्या को बाहर निकाल के कैसे फेंकेंगे? अविद्या को बाहर निकाल के कैसे फेंकेंगे? तो क्या ये मतलब आपके शरीर में बहता हुआ खून है कि बस ऐसे ऐसे काट दो और सारा खून बहा दो और वो बाहर निकल जाएगा? क्या इस तरह से आपके अंदर की अविद्या बाहर निकल जाएगी? अविद्या मतलब वो क्या आपके नाक में जो होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन मराठी में शेंबूड बोलते हैं, है ना, तो करते हैं ना ऐसे, और ऐसे है ना फेंक देते हैं शरीर के बाहर, है ना। अब वो शरीर ही है ना, वो आपका एंटिल, और उसके अंदर वो अविद्या है। तो क्या वो इस तरह से, जिस तरह से आप अपना नाक साफ करते हो उस तरह से कुछ आप ऐसे कर सकते हो और फिर वो ऐसे करके अविद्या को बाहर फेंका जा सकता है? या वो कफ जमा हो जाता है ना बॉडी में, है ना, और फिर हम कुछ करते हैं गले में वगैरह और फिर वो थूक के ऐसे बाहर निकाल देते हैं, है ना। क्या इस तरह से अविद्या को बाहर निकाला जा सकता है? या सवेरे सवेरे हमारे बॉडी में जो भी खाना पच जाता है और फिर जो भी पॉइजनस चीजें रह जाती है ना, लिक्विड, तो हम मल मूत्र के जरिए जो है उसको शरीर से बाहर फेंक देते हैं। तो ये सारे बहुत सारी चीजें, या शरीर के पास अपना मैकेनिज्म होता है अनचाही चीजों को, या जो शरीर के लिए घातक है ना, या शरीर को बीमार कर सकती है, ऐसी सारी चीजों को बाहर फेंकने का हमारे पास एक मैकेनिज्म रहता है। तो इसमें से कौन सा तरीका हम अपनाएंगे, कौन सा मैकेनिज्म हम अपनाएंगे अविद्या को बाहर फेंकने के लिए? अविद्या होती कहाँ है, अविद्या रहती कहाँ है? हड्डियों में, क्या कहते हैं, गुर्दे में, है ना, किडनी में, लंग्स में, बैकबोन में, तो अविद्या रहती कहाँ है? तो अविद्या को फेंकने के लिए कहा गया है, ये टास्क है, और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी फेंकना है। तो पता तो होना चाहिए ना कि है कहाँ अविद्या, और पता चल गया तभी तो उसको पकड़ेंगे और फिर है ना सिर्फ फेंकेंगे। तो होती कहाँ है, क्या होती है? तो इसको पहले फिर अविद्या को समझना बहुत जरूरी है। जब आप अविद्या को समझेंगे तभी आप अविद्या को जो है वो दूर कर पाएंगे। तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इग्नोरेंस एंड क्लैरिटी में जो है वो हमने इसको पढ़ा है, और वो पढ़ने के कारण मेरे लिए काम आसान हो गया है कि जो है शॉर्ट में बता के जो है हम आगे जा सकते हैं। तो अविद्या के बारे में हमने तो पहले देखा था कि अविद्या होती क्या। अविद्या को जब हम देखेंगे समझेंगे तब हम समझ पाएंगे कि इसको धीरे धीरे फिर दूर कैसे करना है। इसको दूर करने में सालों लग जाएंगे आपके। वो कहानी में जरूर उसको बोला गया है कि चलो इसको ना तुरंत फेंक दो, और वो फेंक भी देता है ना, लेकिन वो सपना है, उसमें वो रूपक है, वो प्रतीकात्मक है, वो दरवाजे की कड़ी अविद्या है। तो दरवाजे की कड़ी ना ऐसे झट से ऐसे उठा के फट से चलो फेंक देना है, तो ये प्रतीकात्मक है कि आपको उस तरह से झट से फेंक देना है। लेकिन जब आप अपने अंदर की अविद्या देखोगे और जब उसके साथ आप डील करने की कोशिश करोगे, उसको जब बाहर निकालने कर फेंकने की कोशिश करोगे, तो आपको पता चलेगा कि ये इतना आसान नहीं है। और इसमें सालों साल लग जाते। मेरे से पूछो, मैं खुद प्राइमरी इग्नोरेंट और सेकेंडरी हेट्रेड पर्सनालिटी हूँ, और जब से पता चला है मैं तब से ये कोशिश कर रही हूँ। और ये इतना आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है।
क्योंकि मैं दावे से कह सकती हूँ कि जहां से मैंने शुरू किया था ना, वहां से अभी मुझ में बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट है, और मेरे को पूरा यकीन है कि ये किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए बहुत परसिस्टेंट एफर्ट लगते हैं। तो अविद्या क्या होती है ना, कि अविद्या होती है कि आप असक्षम होते हो किसी भी चीज के प्रति, है ना, 100% सजग होने में। और इंग्लिश में इसको इस तरह से बोलूंगी कि लैक ऑफ बीइंग अवेयर टू वंस फुलेस्ट कैपेसिटी। तो अवेयर होने की, जागरूक होने की आपकी अपनी एक पूरी 100% क्षमता होती है, हर एक की होती है, सबकी एक जैसी होगी जरूरी नहीं है, लेकिन हर एक की अपनी क्षमता होती है, 100% क्षमता होती है चीजों के विषय में जागरूक होने की। हो सकता है मेरी 100% क्षमता इतनी है, विकास की 100% क्षमता इतनी है ना, सुशील की 100% क्षमता इतनी है। तो ये निर्भर करेगा अलग अलग लोगों के ऊपर कि जागृति की आपकी 100% क्षमता कितनी है उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर विद्या है वो, अविद्या के उल्टा अगर वो विद्या है, तो इसका मतलब ये होता है कि आप अपनी पूरी क्षमता के साथ जागरूक हो। फिर किसके प्रति? वास्तविकता के प्रति, सच्चाई के प्रति, कि चीजें जैसी है वैसी। क्योंकि अभी जब हम चीजों को देख रहे हैं ना, तो हम चीजों को जैसे है वैसा नहीं देख रहे, क्योंकि अब जब आप मुझे देख रहे हो ना, तो आप क्या देख रहे हो ना, मोक्ष सारा को देख रहे हो। फिर आप शायद एक लड़की को देख रहे होंगे, शायद एक आप महिला को देख रहे होंगे, है ना, एकदम लड़की भी नहीं हूं ना मैं, छोटी सी, एक महिला को देख रहे होंगे। तो ये जो है, आप जो है किसी लेबल के थ्रू मुझे देख रहे हो, किसी लेबल के जरिए मुझे देख रहे हो। और मेरी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप नहीं देख रहे। तो आप जो है 100% मेरे विषय में जो है वो जागरूक नहीं हो, या आपकी क्षमता है मुझे और ज्यादा गहराई से देखने की। आप इतना तो देख लोगे कि मैं बहुत गुस्से वाली हूँ, या मैं बहुत चिड़चिड़ करती हूँ, या मैं बहुत प्यार से बात करने वाली हूँ, लेकिन ये आता कहाँ है, कहाँ से आता है कि मैं क्यों गुस्से वाली हूँ, मैं क्यों चिड़चिड़ करती हूँ, या मैं क्यों बहुत प्यार से बात करती हूँ, या क्यों, ये आप पीछे तक नहीं देख पाते। लेकिन ये क्षमता हमारे पास होती है, लेकिन हम इसका उपयोग नहीं करते। तो ये अविद्या मतलब क्या होता है कि हमारी असक्षमता होती है, हमारी असक्षमता होती है चीजों के विषय में 100% जागृत होने की, या अपनी पूरी क्षमता तक, अपनी 100% क्षमता तक जागरूक होने की। लैक ऑफ बीइंग अवेयर टू वंस फुलेस्ट कैपेसिटी, हमारी अपनी जितनी क्षमता है उस क्षमता तक हम जागरूक नहीं हो पाते, और फिर हम बहुत ही संकुचित रूप से, दृष्टिकोणों के माध्यम से, लेबलों के माध्यम से, संकल्पनाओं के माध्यम से, धारणाओं के माध्यम से, अलग अलग चीजों के माध्यम से हम चीजों को देखते हैं, और उसको देखने की वजह से फिर हमारे अंदर क्या निर्मित होता है, एक तरह का अड़ियलपना, हेकेकोरपना, स्टबर्ननेस। और क्योंकि हम चीजों को स्पष्टता से नहीं देख पाते, पूरी जागृति के साथ नहीं देख पाते, आंतरिक स्पष्टता की या आंतरिक जागृति की हमारे अंदर कमी होती है, तो फिर अगर स्पष्टता ही नहीं है चीजों की वजह से, तो फिर उसके कारण हमारे अंदर क्या निर्माण होता है, डाउट निर्माण होता है, शंका, चीजों को लेके संभ्रम निर्माण होता है, शंका निर्माण होती है, कंफ्यूजन निर्माण होता है। और फिर क्योंकि हमारी ऐसी परिस्थिति होती है, तो वो कारण बनती है हमारे बहुत ज्यादा इमोशनल बिहेवियर का, इमोशनैलिटी का। कई बार हम समझ नहीं पाते हैं कि यार
मुझे क्यों इतना रोना आ रहा है, मुझे क्यों इतना गुस्सा आ रहा है ना, मुझे ये सारे जो इमोशंस हमारे अंदर प्ले करते हैं वो क्यों हो रहे हैं ये भी हमें समझ नहीं आता है। तो अविद्या जो है सीधे सीधे क्या निर्माण करती है आपके अंदर, स्टबर्ननेस, डाउट और इमोशनैलिटी। ये 3 अगर आपको लक्षण अपने अंदर दिखाई दे रहे हैं ना, तो पूरा कंफर्म हो जाइए कि आपके अंदर है ना अविद्या ठूस ठूस के भरी हुई है और इसको निकाल के बाहर फेंकना बहुत जरूरी है। और ये जो है तीनों ही चीजें जो है हमारे लिए बहुत डेंजरस है लाइफ में। ठीक है, अविद्या के बारे में ऐसे भी कहा जाता है कि ये एक नकारात्मक ऐसी मानसिक अवस्था है। और नकारात्मक मानसिक अवस्था ये इसलिए है, ऊपर तो देखा ही है, क्योंकि बहुत आप अड़ियल हो जाते हो, बहुत ज्यादा भावुकता आप में होती है और हमेशा जो है एक प्रकार का डाउट आप में रहता है कि ये सही है, नहीं है, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, है ना। लेकिन अगर आप चीजों के विषय में स्पष्ट हो, क्लियर हो, तो आपको डाउट कैसे रहेगा, है ना। अगर आपको मालूम है कि यहाँ से मतलब मैं जहाँ रहती हूँ वहां से सेंट्रल बस स्टैंड कैसे जाना है, इसकी मुझे अगर पूरी क्लैरिटी है, हाँ, तो मेरे मन में कोई डाउट नहीं रहता है कि ये वाला रास्ता लेना है या वो वाला रास्ता लेना है, ये शॉर्टकट है या वो शॉर्टकट है ना, ओला से जाना ठीक रहेगा या उबर से जाना ठीक रहेगा या पैदल जाना ठीक रहेगा या कैब करना ठीक रहेगा, है ना। किसी भी चीज के विषय में मुझे डाउट नहीं रहता है क्योंकि मुझे स्पष्ट रूप से उसकी जानकारी है ना। लेकिन अभी देखो, कभी मुझे ना मुंबई जाना पड़ता है, हाँ, या किसी ने मुझे बोला कि यहाँ मुंबई में जाना है ऐसे, तो मैं डर जाती हूँ क्योंकि मुझे नहीं मालूम है, हाँ, कि वहां पे पहुंचने के लिए कितना टाइम लगता है, रास्ते में कितना ट्रैफिक होता है, हाँ, ट्रेन से जाना सस्ता पड़ता है या बस से जाना सस्ता पड़ता है या क्या। तो बहुत सारी चीजों के विषय में मुझे जानकारी नहीं है, मुझे 100% जानकारी नहीं है। और 100% जानकारी नहीं होने की वजह से क्या होता है ना कि मैं डाउट में होती हूँ हमेशा, कि यार बस से जाना चाहिए क्या, फिर अगर मेरी फ्लाइट 10 बजे की है तो बस मुझे 7 बजे तक पहुंचा देगी क्या, क्योंकि 2 घंटे चेक इन के लिए भी लगेंगे, है ना। फिर कोविड का एक्स्ट्रा टेंशन है ना। और फिर अगर कुछ हो गया रास्ते में, और फिर ट्रेन का क्या, फिर ट्रेन कौन से रूट से जा रही है, फिर ट्रेन को पहुंचने में एग्जैक्टली कितना समय लगता है, फिर ट्रेन मुझे स्टेशन पे कहाँ छोड़ेगी, वहां से मुझे कैब कहाँ से मिलेगी, कौन से डायरेक्शन में जाना है, कौन से टर्मिनल में जाना है, इन सारी चीजों की मुझे बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। और जानकारी नहीं होने की वजह से सीधे सीधे क्या होता है ना कि मैं डाउट में होती हूँ। और फिर जब मैं डाउट में हूँ और किसी बहुत आवश्यक काम के लिए मुझे जाना भी पड़ा ना मुंबई एयरपोर्ट, तो मैं कैसे जाऊंगी ना, डर डर के। तो ये इमोशन डर का, हाँ, ये डर की फीलिंग या ये कहाँ से आया, क्योंकि मुझे चीजों के विषय में क्लैरिटी नहीं है। हाँ, क्लैरिटी ना होने की वजह से या अपनी फुलेस्ट कैपेसिटी है मेरी उस विषय में जागरूक होने की, लेकिन मैंने कोशिश नहीं की ना कभी जानने की, है ना। और फिर वो नहीं करने की वजह से मैं डाउट में हूँ, हाँ, और फिर डाउट में होने की वजह से फिर मैं चीजों को लेके इमोशनल भी हो गई कि नहीं यार मुझे नहीं जाना है मुंबई, और वो फिर मुंबई शहर ऐसा है और फिर वैसा है, और है ना, और फिर वो डर, है ना, और फिर वो शंका, और वो सारा जो चीजें निर्माण हुई फिर से कहाँ से हुई है। ये बहुत रेगुलर लाइफ का मैं एग्जांपल दे रही हूँ, लेकिन अविद्या इससे बहुत गहरी है, हाँ। लेकिन हम अगर इस लेवल पे इसको समझ पाए तो हम दूसरे लेवल पे भी इसको समझ पाएंगे, है ना। और फिर अगर कोई मुझे कहता है कि नहीं तुम्हें इसी रास्ते से आना है और ऐसे ही, तो फिर मैं वहां पे क्या हो जाती हूँ ना, मैं अकड़ जाती हूँ, मैं स्टबर्न हो जाती हूँ, मैं अपने आप को ये कर लूंगी बंद, नहीं मुझे नहीं जाना है, मुझे जाना ही नहीं है, मुझे करना ही नहीं है, कोई दूसरा तरीका हो तो बताओ, नहीं तो मुझे ये नहीं करना है। क्योंकि फिर से अविद्या है, मैं वो जो भी चीजें हैं मेरी लाइफ की, वो जो भी रुकावटें हैं उसको निकालने नहीं रही हूँ, और फिर मैं अकड़ जाती हूँ कि नहीं ये ऐसा ही है, ये ऐसा ही है, ये वैसा ही है, इसको करने का दूसरा कोई तरीका नहीं है, और उसमें जो है वो अकड़ मुझ में आ जाती कि नहीं ये ऐसा ही है।
तो ये चीजें होती है अविद्या की वजह से, सबसे पहले तो, है ना। दूसरा, वहां पर जो है ना हमें ये तो व्यवहारिक जीवन का हो गया ना, कि रियलिटी जो है, वास्तविकता जो है, उसके विषय में हमें पूरी पूरी जानकारी नहीं होती है, या हम वास्तविकता को भी गलत तरीके से देखते हैं, हाँ? और उसके विषय में फिर संभ्रम में रहते। क्या होता है ना कि मैं अब जैसे बहुत सारी चीजों में क्या होता है ना कि मैं क्या सोचती हूँ ना, चीजें जैसी है हमेशा वैसे ही रहेगी, है ना। जैसे अभी लोगों की शादी होती है ना, रिश्ते तय होते हैं, और ये बहुत मजेदार प्रक्रिया होती है, बहुत जांच पड़ताल होती है। हाँ, मग मुलगा कसा आहे कि मुलगी कशी आहे, फिर शराब पीता है या नहीं, फिर उसकी नौकरी कैसे है, और क्या है ना। और ये सारी चीजें बहुत है ना देखभाल करके ना, क्या देखभाल करके मतलब जांच पड़ताल करके क्या होते हैं ना, रिश्ते तय होते हैं। और रिश्ते तय होते हैं और शादी होती है कि हाँ, लड़के का ना स्वभाव अच्छा है, लड़के की ना नौकरी अच्छी है, लड़का है ना कुछ दारू सिगरेट गुटखा मतलब इस तरह की आदतें नहीं है, कहीं मतलब अच्छा उसका कैरेक्टर है, कहीं इधर उधर उसके अफेयर नहीं है, ये वो है ना। और हमें क्या लगता है ना, लाइफ लॉन्ग, है ना, एक बार शादी होने के बाद जिंदगी भर जो है ना, ये व्यक्ति जिसके साथ मेरी शादी हुई है ना, वो वैसा ही रहने वाला है। ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है क्या? वो लड़का बीएसएनएल में बहुत बड़ा ऑफिसर था, ठीक है, लेकिन क्या होता है ना, अचानक बीएसएनएल का प्राइवेटाइजेशन हो जाता है, और फिर प्राइवेटाइजेशन हो जाता है, और फिर क्या होता है ना कि अब प्राइवेट सेक्टर के रूल्स अलग होते हैं, हाँ, फिर वो देखते हैं एफिशिएंसी, नहीं इसकी तो एफिशिएंसी इतनी अच्छी नहीं है, तो हमें अभी स्टाफ कम करना है, हाँ, तो फिर कुछ लोगों को नोटिस थमा दिए जाते हैं, और फिर उसकी नौकरी चली जाती है। और फिर नौकरी चली जाती है, अब वो स्वभाव से पहले बहुत अच्छा था, है ना, मृदुभाषी था, प्यार से बात करने वाला था, लेकिन अभी उसको इतनी टेंशन है कि यार अभी नौकरी नहीं रही, तो फिर वो घर पे आके चिड़चिड़ करने लगता है ना, अब दुख में है। हाँ, अभी अगर आपकी 45वें या 50वें साल में नौकरी चली गई है, तो 50वें साल में उसी इसकी आप गवर्नमेंट जॉब से निकले हो, नौकरी मिलना आसान है क्या? फिर आपको अपने ओहदे से कम का काम करना है नहीं, आपके ओहदे से ऊपर का काम आपको मिल नहीं रहा है, चिड़चिड़ पहले से हो रही है, फिर ऊपर से गम है, गम में फिर दारू वारू कुछ भी आ सकता है, तो फिर वो मायने क्या रखता है? वो जो रिश्ता देखते टाइम जांच पड़ताल वगैरह की थी, वो सब बहुत अच्छी बात है, मैं उसके अगेंस्ट में बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन उस वक्त वो रिश्ता तय करते टाइम हमें क्या लगता है ना कि ये सारी परिस्थितियां जो है, ये सारी चीजें हैं, इंक्लूडिंग इस व्यक्ति का स्वभाव भी जो है, ये जैसा है वो वैसा ही रहने वाला है, ये कभी बदलने वाला नहीं है। तो ये बदलते रहता है, इस वास्तविकता के विषय में हम अनजान होते हैं, हम जानते हैं लेकिन फिर भी हम अनजान होते हैं। तो ये अविद्या है कि चीजें जैसी है वैसी नहीं देख पाना, कि चीजें स्थिर नहीं है, चीजें स्थायी नहीं है, चीजें बदलती है। तो आज आप फाइनेंशियली सेफ हो, सिक्योर हो, आपका स्वभाव अच्छा है ना, लेकिन वो कल जाके चिड़चिड़ा भी बन सकता है, और आज अगर आप चिड़चिड़े हो ना, तो आप शांत भी हो सकते हो। मेरा उधर से सफर शुरू हुआ है, बहुत ज्यादा गुस्सा और बहुत ज्यादा चिड़चिड़, और जो लोग मुझे बहुत सालों से जानते हैं ना, वो बताएंगे एकदम मैं नाक के ऊपर ही गुस्सा ऐसे रहता है। तो ये ट्रांजिशन में है, लेकिन हम क्या करते हैं ना, चीजों को फिक्स कर देते हैं, हाँ, कि चीजें फिक्स कर देते कि ये ऐसा ही रहेगा, इसमें बदलाव नहीं होगा करके। तो हम रियलिटी को नहीं देख रहे, हम वास्तविकता को नहीं देख रहे। वास्तविकता जो है हमेशा ट्रांजिशन में है, हर चीज जो है वो बदलाव का ना एक फ्लो है। और फिर इसको नहीं देखने के कारण क्या होता है ना,
कि अचानक जब ऐसी चीजें हो जाती है ना, अरे ये कल कितना, ये आदमी कितना अच्छा था और अचानक से अभी ये चिड़चिड़ कर रहा है, और फिर हमको ही कंफ्यूजन हो रहा है, और फिर हमको ही समझ में नहीं आ रहा है कि अभी क्या किया जाए और किस तरह से मतलब बर्ताव किया जाए। मेरी एक सहेली का उदाहरण है, मतलब ये नाम वाम नहीं बताऊंगी मैं आपको, बहुत युवा है, मतलब लड़की ही है, बहुत उम्र के 22-23 साल में होगी, जल्दी से उसको गवर्नमेंट जॉब मिल गया। तो फिर गवर्नमेंट जॉब मिल गया तो पेरेंट्स ने बहुत जल्दी उसकी शादी कर दी तो लड़का प्राइवेट कंपनी में था, अच्छी कंपनी में था, है ना। और फिर क्या हो गया ना, और अच्छा चला 2-3 महीने, लेकिन अचानक से, अब प्राइवेट कंपनी तो प्राइवेट कंपनी होती है, उसके बॉस ने उसको कुछ बोल दिया, और फिर उसका बहुत वो अहम, क्योंकि वो प्राइवेट कंपनी है ना, वहां पे आपको बॉस कुछ भी बोल सकता है, वो कोई सम्मानजनक भाषा ही हमेशा आपके साथ इस्तेमाल करेगा, ऐसा नहीं होता है। और फिर उसको बहुत हर्ट हुआ, उसका ईगो हर्ट हुआ, और उसने जॉब छोड़ दी, और फिर बहुत ही तुरंत हो गया ये शादी के बाद, बहुत ज्यादा, अभी वो एक दूसरे को इतना जानते भी नहीं थे ठीक से, और फिर उसने घर पे बताया ही नहीं कि मतलब मेरी जॉब नहीं रही और वो नहीं, और फिर वो रोज बाहर जाना, लेकिन फिर जॉब ढूंढने के लिए या जो भी हो, पता नहीं, फॉर सम रीजंस उसको नहीं मिली दूसरी जॉब काफी लंबे समय तक। और फिर अब जो पहले का पैसा होगा उसका बचाया, या जिसके भरोसे वो अपना ये कर रहा था, वो फिर खत्म हो गया, है ना। और फिर वो चिड़चिड़, और फिर शराब पीना उसका शुरू हो गया, और फिर वो बर्दाश्त नहीं हो रहा होगा ना सामने की बीवी है और गवर्नमेंट जॉब में है ना। और फिर बहुत ही बुरा व्यवहार उसके साथ शुरू हो गया, मतलब बाहर, और उसको वो समझ में नहीं पाती थी कि रास्ते में उसके साथ गाली गलौज करना, या दुकान में कहीं साथ में जाएंगे तो वहां पे लोगों के सामने उसको गालियां देना, मतलब ये सब क्या हो रहा था, बिल्कुल उसकी समझ में नहीं आ रहा था ऐसे। तो ये सारी चीजें जो है ना, कुछ भी हो, चीजें ना बदलते रहती है, हम नहीं जानते। हाँ, और फिर हम अचानक से जब चीजें बदल जाती है तब हम घबरा जाते हैं, कैसे हुआ। बहुत सारा, जैसे आप शादी करते हैं, आपके बच्चे होते हैं, है ना, और फिर कई बार हादसे हो जाते हैं, है ना, बच्चे दूर हो जाते हैं किसी कारण से। हाँ, कभी बच्चों की मौत हो जाती है, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स के साथ ऐसा हुआ है। और फिर है ना, वो बहुत शॉक में चले जाते हैं, उनको बहुत शॉक लगता है। ऑफ कोर्स मेरे साथ भी, मुझे भी शॉक लगेगा, मेरे साथ ऐसा कुछ होगा तो, हाँ, या किसी का गुजर जाना। लेकिन है ना, जब आप बच्चा पैदा कर रहे थे, जब आपके घर में बच्चा आ रहा था, हाँ, तो क्या वो गारंटी के साथ आया था कि ये अमर है? क्या उसके माथे पे लेबल चिपक के आया था कि ये कभी इसकी मृत्यु नहीं होगी? या हमारी शादी होती है, हमारे रिलेशनशिप ब्रेक होते हैं, हमारे पार्टनर्स अचानक से मर जाते हैं, हाँ, हम शादी करते टाइम पे क्या हमें ये सर्टिफिकेट मिला था कि जिस व्यक्ति के साथ तुम शादी कर रहे हो, हाँ, ये एकदम अमर है, हाँ, ये कभी इसके साथ कुछ नहीं होने वाला है। तो हमें मालूम रहता है कि ये इंसान है, और हर इंसान जो क्या कहता है, जीवन लेके आया है, उसकी मृत्यु भी होनी ही है। हाँ? ये सारी चीजें हमें पता होती है, हाँ, उस वक्त भी जब हम मैरिज सर्टिफिकेट साइन कर रहे हैं, हाँ, या हम प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, हाँ, या हम बच्चों के सपने देख रहे हैं, या सब कुछ कर रहे हैं, हाँ, लेकिन फिर भी हम इस तरह से व्यवहार करते हैं कि सब कुछ है ना स्थिर रहने वाला है, हाँ, जब सब कुछ स्थायी रहने वाला है और कुछ भी बदलने नहीं वाला है। और फिर अचानक से जब बदलता है तो फिर हम घबरा जाते हैं, यार शेयर मार्केट गिर गया। तो शेयर मार्केट गिरेगा नहीं, ये कहीं लिख के आया है। हाँ, आप घर बनाते हो, हाँ, इतने बड़े बड़े लातूर में, भुज में भूकंप आ गए, लोगों की बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज एक दिन में बर्बाद हो गई। हाँ, तो क्या ये लिख के आया था? लेकिन हम जब जीवन जीते हैं तब हम चीजों की वास्तविकता को बिल्कुल देखते ही नहीं।
हाँ, और इसके कारण क्या होता है ना कि आप जलते रहते हो, आप है ना दुख में रहते हो। और चीजों को नहीं देखने के कारण एक प्रकार की ना जिद आप में आ जाती है कि नहीं ऐसा ही घर बनाऊंगा, वैसा ही बनाऊंगा, ये ऐसे ही टाइल्स लगनी चाहिए, वो वैसे ही होना चाहिए, क्योंकि आप उसको ना स्थिर देखते हो और स्थिर देखने के अनुसार ना फिर अपने जिद से ना प्लानिंग करते हो। नहीं फिर घर का काम मेरा सब ऐसा ही होना चाहिए, साफ सफाई ऐसी ही होनी चाहिए, है ना। तो ये सारी चीजें फिर उसमें से आता है। कुछ भी चीज जो है आप अपनी चीजें ना फिक्स करके रखते हो, हाँ? स्थिर करके रखते हो, स्थायी करके रखते हो, हाँ? और उसके अलग आपको अगर कुछ भी नजर आता है ना तो आप उसको मानने से इनकार कर देते हो, हाँ? कि नहीं ये ऐसा ही होना चाहिए, ये ऐसा ही है और ये ऐसा ही रहेगा, हाँ? तो जिद आ जाता है, एक स्टबर्ननेस आ जाती है, अकड़ आ जाती है कि नहीं मैं तो ऐसा ही हूँ, हाँ मैं तो ऐसा ही रहूंगा, हाँ। एक प्रकार का अहंकार भी जो है अविद्या निर्माण करती है। जब हम अविद्या और प्रज्ञा की पढ़ाई कर रहे थे ना, इग्नोरेंस एंड क्लैरिटी की, तब हमने देखा था कि अविद्या का वृक्ष कैसा बढ़ता है। तो अविद्या में से तो सबसे पहले क्या निर्माण होता है ना, लोभ, द्वेष और मान, अहंकार, है ना। तो ये क्लेश उसमें से निर्माण होते। अविद्या का भवचक्र में भी अगर आप उसको देखोगे तो अविद्या का मूल काम क्या है ना, ये जो भी है जिद हो या अकड़ हो या भावुकता हो या जो भी है, ये मूलतः क्या है ना कि ये क्लेश है। तो अविद्या का काम क्या होता है ना, क्लेशों की निर्मिति करना, क्योंकि अविद्या है तो आपके अंदर क्लेश निर्माण होंगे, हाँ? और क्लेश क्या करते हैं ना, आपके जीवन को अंधकार में बनाते। और अगर आपने सिद्धार्थ बिकम्स बुद्धा का स्टडी किया है मेरे साथ, तो उसमें हमने क्या देखा था ना कि बुद्ध ने जिन 4 प्रकार के मारों को हराया था, है ना, बुद्धत्व प्राप्ति करने के लिए, तो देवपुत्र मार से पहले कौन आया था, क्लेश मार। तो क्लेश मार को अगर हराना है तो क्लेशों को दूर करना पड़ता है। और क्लेश कब दूर होंगे, जब आप अपने अंदर की अविद्या हटाएंगे। नहीं तो क्या होगा ना, ये अविद्या है और अविद्या के कारण क्लेश निर्माण हुए हैं, तो ये इस तरह से हुआ जैसे जड़ है और ये पेड़ की टहनियां हैं, और आप पे सिर्फ क्लेशों के साथ ही मतलब डील करते रहे और क्लेशों को ही दूर करते रहे। अक्सर नहीं, क्या हम ऐसे बोलते मेरे अंदर बहुत गुस्सा है और मुझे गुस्से पे काम करना है ना, मेरे अंदर बहुत लोभ है और मुझे लोभ के ऊपर काम करना है। तो ये सब क्या हुआ ना, ऊपर से बस पेड़ की टहनियां छाटना हुआ, ठीक है, ऊपर से बस पेड़ की टहनियां छाटना हुआ। वो भी जरूरी है, वो भी करते रहना है, लेकिन ध्यान इस और भी होना चाहिए कि इन क्लेशों की निर्मिति कर कौन रहा है। हाँ, टहनियां कब बनेगी, जब पेड़ की जड़ें स्ट्रांग होगी, हाँ, जड़ों से वो पेड़ जो है मजबूती से इनसे जुड़ा हुआ रहेगा, नहीं क्या, नहीं तो पूरा पेड़ काट डालते हैं फिर भी उसमें से नई टहनी निकलती है। आप यहाँ से पूरा काट डालोगे, जे मैंने लोभ दूर कर दिया, मैंने गुस्सा दूर कर दिया, मैंने द्वेष दूर कर दिया, मैंने सब कुछ दूर कर दिया, है ना, लेकिन फिर भी क्या होगा ना, अगर जड़ को आपने नहीं मिटाया है ना, तो हो सकता है फिर से कोई नई टहनी उसमें से निकल के आ जाए, कोई नया क्लेश है ना उसमें से निर्माण हो जाए। तो अगर क्लेश अगर आपकी बुद्धत्व प्राप्ति में रुकावट बनते हैं, हाँ, तो फिर क्लेश की निर्मिति कौन कर रहा है ना, क्लेश की निर्मिति भी अविद्या कर रही है, हाँ, और इसलिए भी अविद्या को तुरंत बाहर फेंक देना बहुत मतलब जरूरी है। तो अविद्या एक प्रकार का रेजिस्टेंस होती है, एक प्रकार की रिजिडिटी होती है, एक प्रकार की लैक ऑफ रिसेप्टिविटी होती है, जो आपको कड़ी से समझ में आएगा, है ना। तो कड़ी क्या करती है, प्रतिरोध करती है किसी चीज के डेवलप होने का, किसी चीज के अंदर आने का या किसी भी बदलाव का, वो प्रतिरोध करती है। हाँ, वो कठोर होती है, कठोरता लाती है आपके अंदर कि नहीं मुझे नहीं बदलना है ना। और ग्रहणशीलता की
कमी होती है कि आप चीजों को अंदर नहीं आने देते। वो सारी चीजें जो आपको सच्चाई से वाकिफ कराएगी, उन सारी चीजों को आप जो है वो जानना नहीं चाहते, उसको आप अपने अंदर आने नहीं देना चाहते। और अगर आपके विचार ऐसे रहेंगे, मतलब आप तो जो है वो एक्शंस भी आपके वैसे ही रहेंगे। तो अगर आपके विचारों के पीछे आपके मत है, आपके कॉन्सेप्ट्स है, आपकी धारणाएं हैं, है ना, तो जैसे अविद्या में से ही ये एक विचार निर्माण होता है ना कि स्त्रियां जो है वो पुरुषों से कम ताकत रखती है या कम होती है ना, तो फिर आपका बर्ताव भी ना फिर उसी तरह से रहेगा। फिर डावी बाजू वाईट असते आणि उजवी बाजू चांगली असते, फिर दाया जो है अच्छा रहता है और बाया जो है वो खराब रहता है। फिर अगर महिलाएं फिर कमजोर है ना, या महिलाएं का जन्म खराब है या क्या है, तो फिर जब भी हॉल में जाएंगे, जब भी पंडाल में जाएंगे, तो जो है ना महिलाएं कहाँ बैठेगी, लेफ्ट में बैठेगी, है ना, बाई और बैठेंगी, और पुरुष जो है वो दाई और बैठेंगे। हाँ? तो ये सारे नियम वगैरह फिर ये कहाँ से बनते हैं ना, वो धारणा में से बनते हैं, वो कॉन्सेप्ट में से बनते। और वो कॉन्सेप्ट कहाँ से बनी है ना कि महिलाएं पुरुषों से कम होती है, ये एक अविद्या में से बनी है, क्योंकि हमने चीजों को जैसे है वैसे देखा ही नहीं। तो महिलाएं कम होती है, पुरुष ज्यादा होते हैं, ऐसा नहीं होता है। प्रकृति का अगर काम करना या प्रकृति का आगे विस्तार होना जरूरी है ना, मानवी प्रजाति का अगर बने रहना जरूरी है, तो उसके लिए दो अलग अलग लिंग लगते हैं। केवल पुरुष पुरुष के साथ शारीरिक संबंध बना के बच्चा पैदा नहीं कर सकता है। वो प्यार कर सकते, वो होमो वगैरह और गे और लेस्बियन सारे टाइप के रिलेशनशिप होते हैं, लेकिन उससे जो है क्या कहते हैं, प्रजनन नहीं होगा, आपकी प्रजाति आगे नहीं बढ़ेगी। और उस प्रजाति को अगर आगे बढ़ना है तो ये निसर्ग ने या प्रकृति ने ये संरचना की है कि दो जेंडर के लोग चाहिए। ये सिर्फ इंसानों में ऐसा नहीं है, प्राणियों में भी है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के लोग। जब इनका इकट्ठा आना होता है तब प्रजाति की निर्मित होती है। इसमें कोई कम या ज्यादा, ऊंचा या नीचा नहीं होता है। वो एक अरेंजमेंट है नेचर का क्रिएट किया हो। एक स्त्री के साथ शारीरिक संबंध बनाकर बच्चा पैदा नहीं कर सकती। जब आप वास्तविकता को इस तरह से देखते हो तो आप कैसे कहोगे कि कौन कम इम्पोर्टेंट है और कौन ज्यादा इम्पोर्टेंट है? आपके पास हजारों स्पर्म्स होंगे, आपके पास हजारों शुक्राणु होंगे, एक ही स्त्री बीज लगता है, लेकिन एक स्त्री बीज अगर नहीं होगा तो क्या मतलब है वो आपके स्पर्म्स का? और आपके पास स्त्री बीज होगा, लेकिन उसको अगर एक स्पर्म नहीं मिलता है ना, एक शुक्राणु अगर नहीं मिलता है, तो फिर क्या मतलब है उसका, अगर उसको रिप्रोडक्टिविटी के एंगल से देखा जाए। तो ये दोनों ही जेंडर जो है एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो हमारा दो लिंगों में, है ना, दो अलग अलग लिंगों में जन्म क्यों हुआ है, इस बात की वास्तविकता को तो हम देख ही नहीं रहे हैं। तो हम क्या देख रहे हैं यार, स्त्री या पुरुष, फिर लेफ्ट बस में की जो लेफ्ट साइड है ना वो स्त्रियों के लिए रिजर्व्ड, और फिर ये पुरुषों के लिए रिजर्व्ड, और फिर महिलाओं के लिए 50% आरक्षण, और फिर कहाँ से आता है, क्यों आता है, क्या जरूरत है? तो ये जो कॉन्सेप्ट्स काम कर रही है, क्योंकि हम रियलिटी को रियलिटी के तौर पे नहीं देख रहे, और फिर हम बाकी के कॉन्सेप्ट के थ्रू और बाकी की सारी चीजों के थ्रू देख रहे हैं, फिर वो हमारे एक्शंस में भी आती है कि किसके साथ कैसे व्यवहार होना चाहिए, किसके साथ कैसी बात होनी चाहिए, फिर इसके लिए क्या होना चाहिए, फिर लेफ्ट साइड रिजर्व होनी चाहिए, और फिर महिलाओं ने यही करना चाहिए और वो ही करना चाहिए और वो ही करना चाहिए, या फिर उसका काम क्या है। तो फिर ये फिर रियलिटी को रियलिटी के तौर पे अगर हम नहीं देखेंगे
तो फिर क्या होता है ना, हम लोगों को केवल यूटिलिटी के उनकी यूटिलिटी क्या है इस एंगल से देखते हैं। हाँ? तो हमारा लोगों को देखने का जो नजरिया होता है वो यूटिलिटेरियन होता है। तो बस हमारा उनको देखने का नजरिया कैसा होता है ना, उपभोक्तावाद का होता है। तो ये मेरी माँ है, तो कैसे देखा, माँ के लेवल में से देखा। अब माँ है तो फिर क्या, बस माँ है तो फिर समझ में आ गया क्या है इसका काम, सवेरे मुझे चाय बना के देना, मेरा टिफिन बना के देना, मेरा बस्ता बना के देना, है ना, मुझे स्कूल के लिए रेडी करना, मेरा होमवर्क लेना। और हमें बिल्कुल भी वो जितना भी मेहनत करती या जो भी करती है ना, उसका हमें बिल्कुल ग्रेटिट्यूड फील नहीं होता है। ये माँ है ना, फिर इसका काम है मुझे दूध पिलाना, तो कौन सा बड़ा काम कर दिया मुझे दूध पिला, ये उसकी चॉइस थी, उसको नेचर ने नहीं बोला है ना। नेचर ने तो आपके जन्म होते ही है ना, वो क्या बोलते, नाड़ है ना, अम्बिकल कॉर्ड काट के उसको और आपको ना अलग कर दिया है। नेचर ने तो, प्रकृति ने तो जन्म के साथ ही आपको बोला है कि अब अलग होना है, और माँ को भी बोला है कि ये तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है कि इसको मरते दम तक है ना क्या कहते हैं, ये करते रहो, संभालते रहो। हाँ, तुम एक दूसरे को संभालते हो मतलब प्यार से, तो वो उन्होंने चॉइस लिया हुआ है। अगर ऐसा नहीं होता तो वो नाड़ जो है, हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम है ना, जो बच्चा जन्म होता है तो वो काटते हैं ना, फिर अम्बिकल कॉर्ड बोलते हैं जिसको इंग्लिश में। हाँ? तो अगर नहीं काटेंगे तो क्या होगा, नहीं काटेंगे तो क्या होगा, तो वो बच्चे के लिए भी हार्मफुल है और माँ के लिए भी हार्मफुल है। तो नेचर हमको सबसे पहले ये बताता है, प्रकृति हमको सबसे ये पहले बताती है कि तुम इंडिपेंडेंट एंटिटी हो, मतलब हाँ? उसके बाद में अगर वो माँ प्यार से तुम्हें ले रही है और अपना दूध पिला रही है, तो ये वो चॉइस के साथ कर रही है। नेचर ने उसके ऊपर ऐसी कोई जबरदस्ती नहीं की है, प्रकृति ने उसके ऊपर ऐसी कोई जबरदस्ती नहीं की है कि उसको आपको दूध पिलाना है। हाँ, 9 महीने गर्भ में रखना, रहना, है ना, कि 9 महीने से पहले आपका बाहर ना आ पाना, ये जरूर प्रकृति ने उसको उस तरह से 9 महीने की आपकी जिम्मेदारी दी है। लेकिन उसके बाद की फिर वो अपना सारा काम बाजू में रख के आपको संभालती है। हाँ? तो ये बाय चॉइस वो करती है। लेकिन हम जब उसको माँ के लेवल में से देखते हैं, तो फिर उसने अगर हमें दूध पिलाया और उसने अगर हमें बड़ा किया है, तो कौन सा बड़ा तीर मार दिया है ना। और फिर क्या होता है ना कि हम सच्चाई को जब सच्चाई की तरह नहीं देखते और हम उस औरत को जब माँ नाम के सिर्फ एक लेबल में से देखते हैं, तो हम ग्रेटिट्यूड नहीं फील कर पाते। और हम बस उसका उपयोग क्या है मेरे जीवन में, हाँ, मेरे कपड़े धो के रखना, मेरे रूम को झाड़ू मार के रखना, मेरी अलमारी को सहेज के रखना, बिल्कुल आके ना जूते इधर उधर फेंक देना, मेरे कपड़े प्रेस करके रखना। और कई बच्चों को तो मैंने अपने माँ बाप के ऊपर है ना चिल्लाते हुए देखा है, तुला कळत नहीं गाँव हो गए तुला, ऐसे। तो हमारा जब हम चीजें को नहीं देखते कि वो भी एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल पर्सन है, तो हम केवल उसको यूटिलिटी के तौर पे देखते हैं, तो हमारा नजरिया पूरा जो है वो यूटिलिटेरियन हो जाता है ना। उसी तरह से मतलब बाप का भी होगा, नौकर का भी होगा, है ना, आपके सब्जी वाले का भी होगा। हाँ, हमको स्कूल में ही जब जाते हैं ना, तो हमको इस तरह से पढ़ाया जाता है, पोस्टमैन, ड्राइवर, पुलिसमैन। और फिर हमको क्या समझ में आता है कि ये पोस्टमैन है और इसका काम क्या है ना कि इसको लेटर लाके देना है। और फिर हम जब भी हमारे सामने पोस्टमैन आता है ना, तो हमको केवल उतना ही दिखाई देता है कि इसका काम है ना पोस्टमैन है। हाँ, या ये घंटा गाड़ी वाले लोग हैं, या अभी कोविड की वजह से लोग बहुत उनका रिस्पेक्ट और ये सब करने लगे हैं। हाँ, लेकिन
फिर भी वो देख क्या रहे हैं ना कि उनकी यूटिलिटी क्या है। हाँ? और फिर क्या होता है ना, वो उनकी अगर यूटिलिटी अगर है तो वो हमारे लिए यूजफुल है, हम उनके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। और कोई चीज अगर हमारी यूटिलिटी की नहीं है, कोई अगर हमारी चीज हमारी यूटिलिटी की नहीं है, काम की नहीं है, तो हम उसको देखते ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे कभी जिंदगी में पोस्टमैन की जरूरत पड़ती ही नहीं है ना, मैं ईमेल वगैरह करती हूँ, तो पोस्टमैन अपना काम करते रहता है, इधर उधर से आते जाते रहता है, तो मुझे कुछ उसमें इंटरेस्ट नहीं रहता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कभी आज तक मतलब कभी मैंने ना वो जोमाटा, स्विगी, अमेजोन वगैरह ये सब यूज नहीं किया है। तो उनके ना डिलीवरी बॉयज को ना मैं हमेशा देखते रहती हूँ, मतलब स्कूटर पे से जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो अमेजोन की डिलीवरी वाले आते रहते हैं, लेकिन है ना मुझे उनमें कुछ इंटरेस्ट ही नहीं रहता है। ये मैंने ऑब्जर्व किया और फिर मैंने सोचा मुझे इंटरेस्ट क्यों नहीं है इन लोगों में, क्योंकि मैंने कभी वो सर्विसेज यूज नहीं की है ना, तो मुझे उसकी यूटिलिटी का यही नहीं है, तो मुझे एप्रिसिएशन भी नहीं है उनका, तो भी सराहना भी नहीं करती उनके काम की, क्योंकि मैं देख रही थी कि मैं भी तो इनको यूटिलिटेरियन अप्रोच से ही देख रही हूँ ना। और फिर मैं उनकी रियल ब्यूटी के कभी कांटेक्ट में आती ही नहीं कि यार कैसे कैसे। उस दिन मैं देख रही थी, वो एक सिडको के हिस्से से मैं गुजर रही थी और वहां पे वो अमेजोन वाला लड़का मतलब घूम रहा था, और वहां पे तो पते ढूंढना इतना मुश्किल होता है ना, वो या नासिक के सिडको की बात कर रही हूँ मैं, हाँ, कि इतने छोटे छोटे घर होते, इतनी छोटी छोटी गलियां होती है, और वहां पे भी अमेजोन के वगैरह अभी सामान आने लगे हैं, और वो वहां पे ढूंढ रहा है, मतलब तो वो उसकी वो जो क्या कहते हैं वो लगन है, या वो जो कुछ भी है कि इतने इसमें ढूंढना है और वो सामान देना है और टाइम पे देना है, और ये तो ये सारी चीजों को जो है ना मैं अप्रिशिएट नहीं कर पाती। तो क्या होता है ना, यूटिलिटेरियन अप्रोच के कारण देखने की वजह से क्या होता है ना कि फिर उस व्यक्ति का जो वास्तविक स्वरूप है, हाँ, या उस व्यक्ति की जो वास्तविक खूबसूरती है, हाँ, इसके हम कभी कांटेक्ट में नहीं आ पाते, इसके हम कभी भी कांटेक्ट में नहीं आ पाते। हाँ? और बस हमें लगता है कि ये लेबल मुझे समझ में आ गया ना, यानी ये पूरा पर्सन मुझे समझ में आ गया, ये डॉक्टर शब्द मुझे समझ में आ गया, ये नर्स शब्द मुझे समझ में आ गया, यानी ये पूरा पर्सन मुझे समझ में आ गया। तो हम कभी भी उस व्यक्ति के पूरी खूबसूरती के कांटेक्ट में नहीं आ पाते, उसकी रियलिटी के कांटेक्ट में नहीं आ पाते। और उसी तरह से बाहर की भी चीजें है ना, घर, तो फिर घर रहने के लिए होता है, फिर कई लोग बहुत खूबसूरती से घर बनाते हैं, लेकिन अगर हमको इतना ही सिर्फ समझ में आता है कि उसकी यूटिलिटी रहने की है, तो फिर कभी हम उसको ना सराह नहीं पाते, देख नहीं पाते, है ना। अभी आप कल है ना सवेरे मॉर्निंग वॉक में जाओ, और फिर आप इधर उधर है ना देखो पेड़ और पौधे, और फिर आप है ना ये देखने की कोशिश करो कि कितने पेड़ों के और कितने पौधों के नाम आपको ना पता है। और आप देखोगे, मैं अभी से आपको बताती हूँ, हाँ, आप ये देखोगे कि आपको नारियल का पेड़ पता है, आपको आम का पेड़ पता है, आपको जामुन का पेड़ पता है, आपको गुलाब का पौधा पता है, हाँ, आपको जैस्मीन पता है, आपको बादाम का पेड़ पता है, आपको पीपल का पेड़ पता है, हाँ, लेकिन हजारों ऐसे पौधे हैं, हजारों ऐसे पेड़ हैं, अशोका का पता होगा, हाँ, कि जिनके आपको नाम नहीं मालूम। क्यों? क्योंकि आम का पेड़ काम का है, आम मिलते, हाँ, तो हम याद रखते हैं। हाँ, जामुन का पेड़ काम का है, जामुन मिलते, नारियल का पेड़ काम का है, हाँ, गुलाब का काम का है, लेकिन वो जो घास फूस है जिसमें और भी दूसरे छोटे छोटे फूल खिलते हैं, और जो कि सच में आप देखो वो गुलाब से कई ज्यादा खूबसूरत होंगे, कई ज्यादा पेड़ होंगे। और आम के पेड़ को भी आपने कितना देखा है, आम के पेड़ को आप इतना ही देखते हो कि उसमें से आम मिलते, लेकिन पेड़ को ध्यान से देखो यार, इसका तना कैसा है, इसकी जो है टहनियां कैसी है, हाँ, इसके पत्ते कैसे हैं, इसका आकार कैसे है। हर आम का पेड़ दूसरे आम के पेड़ से अलग होता है, लेकिन हम कभी ठहर के, कभी रुक
के उसको देखते नहीं। क्यों? क्योंकि हमको लगता है, हमको मालूम है आम का पेड़ है और इससे आम मिलते हैं, तो फिर इससे ज्यादा हमें कुछ जानने की जरूरत ही नहीं है। तो कितने लोगों को मालूम है कि आम का पेड़ वाकई में दिखता कैसे, उसकी टहनियां कैसे होती है, उसके पत्ते कैसे होते हैं, हाँ पेड़ अपना बैलेंस किस तरह से बनाए रखता है, पेड़ जमीन पे खड़ा किस तरह से रहता है, उसकी टहनियां इतने हजार दिशा में फैली हुई रहती है, हाँ वो अपना बैलेंस किस तरह से बनाए रखता है। वो खाना किस तरह से खाता है, हाँ उसको पानी कहाँ से मिल रहा है, हाँ तो क्या हमने कभी देखा है, क्या हमने कभी जानने की कोशिश की है? तो अविद्या क्या कर रही है ना कि आप जो है वास्तविकता के संपर्क में नहीं है, हाँ और धारणाओं के या यूटिलिटेरियन अप्रोच से जो है आप चीजों को देख रहे हैं, और फिर इसलिए उस व्यक्ति की खूबसूरती आप नहीं देख पा रहे। फिर वो माँ के अंदर की प्यार है, ममता है, या आपकी देखभाल की वैल्यू है, एज ए ह्यूमन बीइंग वो केयरिंग है, इसलिए वो केयर कर रही है। सिर्फ आपकी माँ है इसलिए वो केयर नहीं कर रही। बहुत सारी माएँ ऐसी भी होती है ना, कि छोड़ के चले जाएंगी और वो ध्यान भी नहीं रहेगा उसको अपने बच्चे का। तो वो सिर्फ माँ है इसलिए उसकी ड्यूटी नहीं है वो, है ना। तो वो अंदर से बेसिकली उसके अंदर वो एक केयर की क्वालिटी है, इसलिए वो केयर कर रही। वो सिर्फ बीवी है, हाँ इसलिए उसका काम नहीं है, या उसलिए वो आपके साथ प्यार से बात नहीं कर रही है। वो सिर्फ हस्बैंड है इसलिए उसका वो काम नहीं है कि पूरी सैलरी आपके हाथ में लाके दे रहा है। बहुत सारे हस्बैंड होते हैं अपनी सैलरी में के 2 रुपए भी नहीं देते किसी को, और बहुत सारे हस्बैंड ऐसे होते हैं, मेरे डैडी थे वैसे, है वैसे, अभी उनको सैलरी नहीं मिलती इसलिए, लेकिन जब मिलती थी वो पूरी की पूरी सैलरी जो है ना वो मम्मी के हाथ में लाके देते थे, ये मैंने देखा है। और फिर वो उनको ऑफिस में भी जाना है, उनको कैंटीन में भी जाना है, और उनको चाय भी पीना है, तो वो पैसे जो है मम्मी अपने हाथ से उनको देती थी। एक्चुअली मम्मी ने भी बिना मतलब मेरी मम्मी भी ऐसे कंजूस या ऐसे स्वार्थी या ऐसे नहीं थी, तो पापा को जितने और जब भी जैसे भी पैसे की जरूरत पड़ती थी वो बिल्कुल आराम से बिना किसी क्या कहते हैं इंग्लिश में अच्छा शब्द है ना, नॅगिंग या झंझट, मग कशाला पाहिजे, मग तुम्हाला चहालाच कशाला पाहिजे ना, मग तुम्हाला नवीन ड्रेसेस कशाला पाहिजे, ऐसा वो सब नहीं था। तो ये सब बचपन से मैंने देखा है ना। तो वो ये क्यों कर पाई, है ना, कि वो पूरा सैलरी वो पूरा सैलरी उसके हाथ में ट्रस्ट से क्यों दे पाए, है ना। और वो उससे मांगते थे, और वो भी बिना झंझट के उनको कैसे देती थी, वो पूरा हमारे घर का बजट संभालती थी, मेरे को गाड़ी के पेट्रोल के पैसे देने, मेरे भाई को सब, ये सब, है ना। तो क्योंकि ये जो इसलिए नहीं कर रही थी वो कि वो बीवी थी, या इसलिए भी नहीं कर रही थी कि वो माँ थी या उसके ऊपर जिम्मेदारी थी, हाँ लेकिन ये जेनरोसिटी है ना, या ये मैनेजमेंट जो है ना पैसे का प्रॉपरली, हाँ कि किसी को कुछ कम ना पड़ते हुए सब संभालना, ये उसका बेसिक क्वालिटी है उसकी। तो जब मैं वो लेबल हटा के फिर एक पर्सन को देखती हूँ तो मैं उस क्वालिटी को अप्रिशिएट कर सकती हूँ, हाँ नहीं तो फिर सिर्फ उसको मैं उसकी यूटिलिटी के लिए मैं देखती हूँ कि ये तो बीवी है, फिर इसका तो काम ही है घर संभालना, है ना, तो हस्बैंड है तो फिर इसका काम ही है फिर कमा के लाना और मेरी देखभाल करना। हाँ लेकिन अगर वो आपसे प्यार कर रहा है, वो अगर आपसे रिस्पेक्ट कर रहा है, अगर वो आपके साथ अच्छे से बात कर रहा है, आप 1000 बार उसको ताने दे रहे हो, हाँ लेकिन वो फिर भी बार बार आके आपको मनाने की कोशिश कर रहा है, हाँ या ये सब कर रहा है, तो वो इसलिए नहीं कर रहा है कि ये वो उसका काम नहीं है वो हस्बैंड है करके, ये उसके अंदर की एक बेसिक क्वालिटी है एज अ ह्यूमन बीइंग। तो जब हम वास्तविकता के संपर्क में आते हैं ना तो हम इन चीजों के परे जाके देख सकते। तो इस प्रकार अविद्या जो है ना हमारे लाइफ में रिफ्लेक्ट होते रहती है, क्योंकि हम धारणाओं में से देख रहे हैं, हम कल्पनाओं में से देख रहे हैं, हाँ? और हम ये नहीं देख पाते कि ये धारणाएं, ये कल्पनाएं, ये सब जो है ये मानव निर्मित चीजें हैं, या स्त्री कम है पुरुष ज्यादा है, हाँ
या माँ का काम ये है, बेटे का काम ये है, उसका काम ये है, हाँ डॉक्टर का काम ये है। तो ये सब मानव निर्मित है। उस दायरे के परे जाके ना हम नहीं देख पाते। अब ये जो अविद्या होती है फिर से 2 टाइप की होती है ना। तो एक क्या होता है ना कि या जो इसको ये भी कहेंगे ना आंतरिक स्पष्टता की कमी या आंतरिक सजगता की कमी होती है। तो एक में तो क्या होता है ना कि आप में व्यवहारिक ज्ञान की कमी होती है, लैक ऑफ प्रैक्टिकल विजडम। और दूसरा होता है कि आप में वाकई में प्रज्ञा के अर्थ से प्रज्ञा की कमी होती है। यानी चीजों को जब आप देखते हैं, अभी हमने देखा ना कि चीजों को हम कैसे यूटिलिटेरियन तरीके से देखते हैं और उनकी रियल ब्यूटी के कांटेक्ट में नहीं आते हैं। तो जब हम ये देखते हैं तो उसमें जो है जागृति के जो 5 पहलू होते हैं, जिन पहलुओं को देख का इस्तेमाल करके आपको चीजों को देखना है, और जिन पहलुओं का इस्तेमाल करके आप चीजों की वास्तविकता के संपर्क में आ सकते हैं, उन 5 पहलुओं का उसमें अभाव होता है। तो ये 5 पहलू क्या है और ये व्यवहारिक प्रज्ञा की कमी क्या है, इसको हमें थोड़ा देखना है। लेकिन आज के लिए ना ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो मैं सिर्फ ये जो व्यवहारिक जो प्रज्ञा है या जो व्यवहारिक ज्ञान है, इसकी कमी क्या होती है, यहाँ तक सिर्फ आज हम डील करेंगे और फिर यहाँ से आगे जो है ना हम कल जाएंगे। आज थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हमें वक्त भी ये हो गया था ना। तो व्यवहारिक ज्ञान की कमी होना मतलब अब ये अविद्या के कारण निर्माण होता है या आंतरिक स्पष्टता की कमी का ये एक प्रकार भी होता है, ठीक है। तो सवेरे उठने से लेकर रात को सोने तक आपको दिन में जितने भी व्यवहारिक काम करने पड़ते हैं वो किस प्रकार से करने हैं, क्या करने हैं, इसको करने के लिए जिन चीजों की आवश्यकता होती है उस ज्ञान की आपके अंदर या उस प्रज्ञा की आपके अंदर कमी होती है, ठीक है। लैक ऑफ प्रैक्टिकल विजडम। विजडम यानी ज्ञान या विजडम यानी प्रज्ञा, लेकिन प्रैक्टिकल विजडम। तो फॉर जैसे अगर मेरा एयरपोर्ट का ही उदाहरण लिया जाए, अगर मुझे यहाँ से मुंबई के एयरपोर्ट तक पहुंचना है तो मुझे नहीं मालूम कि कैसे पहुंचना है, सच में नहीं मालूम। मतलब मुझे मालूम है, रफ आइडिया मालूम है, लेकिन वो प्रैक्टिकल विजडम की मुझ में कमी है कि मैं कहाँ जाऊं, कहाँ से बस पकड़ू, है ना, कहाँ से कैब करूं या कहाँ से क्या करूं, है ना। तो 1-2 बार ही मुझे जाना पड़ा था, तो मैंने बहुत ही सेफ रास्ता चुना था, है ना। तो डायरेक्ट कैब किया था अपने घर से लेके मतलब एयरपोर्ट तक, जिसने मुझे एकदम एयरपोर्ट के जिस टर्मिनल से मेरी फ्लाइट थी वहां पे मुझे छोड़ दिया। और ये मैंने क्यों किया, उसके लिए मतलब एक्स्ट्रा पैसा भी गया ना, लेकिन ये मैंने क्यों किया, क्योंकि मुझ में उस प्रैक्टिकल विजडम की कमी थी, कि कैसे मतलब यहाँ से ट्रेन से जाना है, फिर कहाँ पे उतरना है, और फिर कहाँ से कैब करनी है, और फिर कहाँ से वो मुंबई के एयरपोर्ट पे जाना है ना, ये जानकारी मुझे नहीं थी। तो उस तरह से हमारे जीवन की जो जो छोटी मोटी चीजें आती है ना, उसके साथ डील कैसे करते ये हमें नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल मुझे नहीं समझता है मेरे IT रिटर्न्स कैसे फाइल करने पड़ते हैं या नहीं, मेरा इनकम है या नहीं ये भी मुझे मालूम नहीं है। अभी के करंट टैक्स के स्लैब्स क्या है ये भी मुझे मालूम नहीं है। किसी दिन इनकम टैक्स वालों ने मुझे पूछा ना, और मैं ध्यान भी नहीं देती हूँ, और फिर उस वक्त मैं बहुत मुसीबत में फंस जाऊंगी। तो ये दुख क्रिएट हो रहा है आगे, लेकिन ये क्यों क्रिएट हो रहा है,
मेरे इग्नोरेंस की वजह से क्रिएट हो रहा है, लेकिन ये इग्नोरेंस कौन से टाइप का है कि ये लैक ऑफ प्रैक्टिकल विजडम है कि मुझे नहीं मालूम कि कौन सा फॉर्म भरना पड़ता है, कहाँ जाना पड़ता है, कौन सा ऑफिस है, हाँ, और आईटी रिटर्न्स एक्चुअली होते क्या है, ये सब मुझे कुछ भी नहीं मालूम। मुझे नहीं समझ में आता है कि मेरे कौन से एक्शंस, मेरे कौन से काम मेरे लाइफ में आगे जाके दुख निर्माण करने वाले हैं या कौन से काम खुशी निर्माण करने वाले, ये मुझे नहीं समझ में आता है अगर लैक ऑफ प्रैक्टिकल